तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथमेटिकल। बच्चा, ये चैनल मैंने क्लास 12 के लिए स्टार्ट किया हुआ है। इसके अंदर आपकी कुछ सीरीज चल रही है। आप सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सीरीज मिल जाएगी। एक तो आपकी एमसीक्यू सीरीज चल रही है और एक आपकी 2 मार्कर सीरीज चल रही है। तो एमसीक्यू सीरीज और 2 मार्कर सीरीज में क्या है, डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम्स आपके पास है और अभी ज्यादातर कंफ्यूजन रहते हैं किस तरीके से हम अपने कॉन्सेप्ट भी सही कर ले और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो इस सीरीज से आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि सीबीएसई में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 1 मार्कर सीरीज, 2 मार्कर सीरीज और इसी के साथ में 3 मार्कर सीरीज भी अब जल्दी लॉन्च करूंगा इस चैनल पे। तो आप इन सीरीज की मदद से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस ना लीजिए, ज्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। इधर उधर सर्च नहीं करिए। अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म मिलता है, वहां पे आराम से स्टिक रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और अपनी प्रैक्टिस को पूरा रखिए, ठीक है। एग्जाम नजदीक है तो उसके लिए हम ये सीरीज लेके आए आपके लिए, ठीक है। तो मैं ये सीरीज कर चुका हूँ, पार्ट 5 तक मैं कर चुका हूँ। 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। 100 क्वेश्चन 1 बार करके मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अब आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 101, क्वेश्चन नंबर 101 पार्ट 6 में। और इसी के साथ मैंने एक पार्ट सीरीज चलाई है, वो है आपकी 2 मार्कर सीरीज। उसमें भी मैं आपके अराउंड 40 क्वेश्चंस कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। साथ के साथ मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड कर रहा हूँ चैनल पे, जो कि थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो वो भी वॉच करिए जरूर। और अगर आपको ये सारा कंटेंट पसंद आए, अच्छा लगे, तो लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस सीरीज का बेनिफिट उठाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन 101। 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 101 पढ़ लीजिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1। इसके बीच में आपको एरिया निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा एरिया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है। तो पैराबोला भी कौन सा है? राइट वर्ड पैराबोला है। क्यों? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का पैराबोला यही तो होगा, राइट वर्ड ओपन, ठीक है। भाई पॉजिटिव में या तो राइट वर्ड होता है या अपवर्ड होता है। अब स्क्वायर को हटाया, रूट किया, तो प्लस माइनस आया। वाई की वैल्यू पॉजिटिव में भी हो, वाई की वैल्यू नेगेटिव में हो, इसका मतलब राइट वर्ड, ये पहचान है। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में और एक्स की वैल्यू नेगेटिव में, इसका मतलब अपवर्ड। एग्री? चलिए नेक्स्ट, एक्स एक्सिस। ये नहीं बेटा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होगी। नेक्स्ट, एक्स इजिकल टू 0, ये बेटा एक्स इजिकल टू 0 होगी। एक्स इजिकल टू 0। नेक्स्ट, एक्स इजिकल टू 1। मान लो एक्स इजिकल टू 1 यहाँ पे ही है, एक्स इजिकल टू 1। कह रहा है इन सब के बीच में बनने वाला एरिया निकालना है। इन सब के बीच में बनने वाला एरिया तो यही है, शेडेड एरिया। एग्रीड? भाई पूरा नहीं होगा ना, क्योंकि एक्स एक्सिस को बाउंड कर दिया उसने। तो इस और इसके बीच में ये एरिया बनेगा, बस इसका एरिया निकालना है। एक बार जरा वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax रखो और वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x रखो। कंपेयर करो 4a को 4 से। आपने देखा a की वैल्यू 1 आ रही है, तो a की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब इसका फोकस क्या है? 1, 0। बस अब स्टार्ट कर देते हैं। एरिया निकालो। कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेंगे या वर्टिकल लेंगे, डिसाइड करो। भाई वर्टिकल लेनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस के ऊपर स्ट्रिप ली मैंने। अब एक्स एक्सिस के ऊपर ली तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। लिमिट एक्स में आ रही है तो फंक्शन भी एक्स में आएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो ये हो जाएगा वाई अंडर रूट 4x। फंक्शन भी एक्स में, लिमिट भी एक्स में, और यहां लग जाएगा dx। एग्री? और अगर हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, फंक्शन भी y में, लिमिट भी y में, और यहाँ dy आता, ठीक है। चलिए अब आपको पता है रूट 4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2। बाहर ले लिया ब्रैकेट से। 0 से 1 अंडर रूट एक्स dx। एग्री? चलिए रूट एक्स का इंटीग्रेशन किया, 2/3 एक्स की पावर 3/2, 1 से 0। चलिए नेक्स्ट, 2/3 को मैंने बाहर ले लिया, एक्स की पावर 3/2, पहले लिमिट डालेंगे 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। 2 2 जा 4, 4/3, 1 माइनस 0। आंसर कितना आ गया? 4/, दिस इज द
5 डायमेंशन है, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 102, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा ऑर्डर का क्या मतलब होता है, ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमेशा ध्यान रखना, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव हो चुका है, तो यहाँ पे 4 बार हो चुका है, तो देयरफॉर ऑर्डर कितना आ गया 4। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 103 पढ़ लीजिए। एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है एक्स अपॉन में कार्टेशियन इक्वेशन, कह रही है लाइन पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी। तो ध्यान से सुनिए, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, और दो लाइन जब आपस में एंगल बनाती है ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो दो लाइन आपस में एंगल बनाती है, तो उसका फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। और b1 b2 क्या होंगे, b1 b2 क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे, dr ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ठीक है। चलिए इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, डिनोमिनेटर में होंगे, इसी को तो डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। चल तो मैंने बोला a1 दिया हुआ मुझे 1, b1 दिया हुआ मुझे -1 और c1 दिया हुआ मुझे 0। अब इस लाइन के dr निकालने हैं, तो बेटा ध्यान से देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के dr क्या होंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस के dr क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो में 0, +1, 0, ये dr होते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस के। अगर वो नेगेटिव बोलता तो माइनस, तो जो उनसी एक्सिस की बात करता है उसको लिखोगे, बाकी सबको 0 कर दोगे। ये आप x में भी यही करोगे, z में भी यही करोगे। तो अगर मैं बोलूं a2 कितना है, आप बोलोगे सर 0, b2 कितना है +1 और c2 कितना है 0। बस अब फॉर्मूला क्या लगेगा, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ये cos थीटा का फॉर्मूला। अब देखो a1 डॉट a2 0, दिस इनटू दिस -1, दिस इनटू दिस 0, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, तो ये तो आ गया √2। यहाँ पे देखो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये 1 आ गया √1, ठीक है। आंसर आया -1/√2, ये आई cos थीटा की वैल्यू। लेकिन आपको क्या निकालना था, थीटा निकालना है, तो बस cos थीटा इज इक्वल टू कब होता है, cos π/4 पे। लेकिन ये तो लाई नहीं करता, इसकी रेंज नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos π - π/4 में, cos π - π/4 में। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 3π/4, दोनों को सॉल्व किया, थीटा की वैल्यू 3π/4 होगी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 104, पॉइंट 1, -2, and parallel to the line r vector is equal to 2 plus lambda I plus lambda j plus 2 lambda -1 k। तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो बेटा कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक तो पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन रेशियो चाहिए, ठीक है। कभी भी आपको पॉइंट दिया हो और पैरेलल लाइन दी हो, तो पॉइंट तो हमें मिल गए, हमें इस पैरेलल लाइन से हमें dr निकालनी है, क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन अगर हम देखें तो क्या होती है हमारी, x - x1 अपॉन में a, y - y1 अपॉन में b, z - z1 अपॉन में c।
दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ए बी सी होते हैं डी आर, x1 y1 z1 होते हैं पॉइंट, x1 y1 z1 पॉइंट होते हैं, और ए बी सी क्या होते हैं, डी आर, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल लाइन। तो अगर आपने इसमें से डी आर निकाल लिए तो आपका काम आसान हो गया, आप इस इक्वेशन को बना सकते हैं। चलिए अब इसमें से डी आर निकालने के लिए ध्यान से देखो, ये 2 प्लस लैम्डा आई कैप लैम्डा जे कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 के कैप। तो आप इसको क्या करो, एक्सपैंड कर लो, 2 आई कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 2 लैम्डा के कैप माइनस के कैप, 2 आई कैप। अब देखो 2 आई कैप, जे कैप तो इसमें है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, के कैप है, फिर माइनस के कैप। विदाउट लैम्डा वाले देखेंगे, अब विद लैम्डा वाले, लैम्डा आई कैप लैम्डा जे कैप प्लस 2 लैम्डा के कैप। चलिए लैम्डा कॉमन ले लिया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब ध्यान से समझो, ये कौन सी फॉर्म होगी, वेक्टर फॉर्म होगी। ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और ये पैरेलल वेक्टर को, डी आर ऑफ पैरेलल वेक्टर, ये डी आर ऑफ पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। बेटा पॉइंट तो कोई से भी हो सकते हैं, हम ये वाले नहीं लेंगे, हम अपने वाले लेंगे जो हमें गिवन है। हाँ पैरेलल वेक्टर हम जरूर ये वाला लेंगे, डी आर हम यही लेंगे। बस इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन बन गई x माइनस x1 क्या है 1, y माइनस, पहले से ही माइनस है, पॉइंट में भी माइनस है, z माइनस। चलिए अब पैरेलल वेक्टर कौन से लेना, इसके पैरेलल वेक्टर 1 1 2 1 1 2, x माइनस 1 अपॉन में 1, y प्लस 3 अपॉन में 1, z माइनस 2 अपॉन में 2। तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 105, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाय a। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है। चलिए बेटा ये केस है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसको पता है तो उसको फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b किसका इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ये हमेशा गिवन होता है और ऊपर वाला हमेशा आपको फाइंड करना होता है। तो ये कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब अगर नीचे गिवन है तो यहाँ पे गिवन आएगा, नीचे ए होता तो यहाँ ए आता। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी कट गए, क्रॉस में कर दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो दिस इज द फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 106, फंक्शन दिया हुआ है आर पॉजिटिव से आर। आर पॉजिटिव का मतलब हो गया कि नॉन नेगेटिव नंबर्स। चलिए एफ एक्स इजिकल टू 4x प्लस 3, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 1 ऑन 2 के बारे में पता लगाना है। तो देखिए कैसे लगाते हैं 1 1 ऑन 2 का पता। 1 1 का पता देखो कैसे लगता है, आप क्या करो, अगर आपने 1 1 पता लगाना है तो कुछ नहीं करना, x की जगह एक बार x1 लगा देना, एक बार x2 लगा देना और दोनों को इक्वल रख देना है। ठीक है, तो यहां भी ऐसा ही होगा, 4x1 प्लस 3 किसके इक्वल आ गया, 4x2 प्लस 3। अगर इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करके x1 x2 के इक्वल आ जाता है, ऐसे फंक्शन को कहते हैं 1 1 फंक्शन। ठीक है, 4x1 इक्वल्स टू 4x2, क्यों, प्लस का 3 कट गए, x1 इक्वल्स टू x2, क्यों, 4 4 कट गया। अब आप बोलोगे सर हर बार ऐसा होता है, नहीं हर बार ऐसा नहीं होता, फंक्शन चेंज हो जाएगा तो जरूरी नहीं है कि आपका x1 x2 इक्वल आएंगे। ठीक है, तो अगर आ गए तो 1 1 फंक्शन है, तो देयरफॉर f इज 1 1 1। ठीक है, फंक्शन इज 1 1। चलिए अब बात करते हैं ऑन टू की। तो इसका मतलब 1 1 तो है, ऑन टू चेक करते हैं।
ऑन टू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप क्या वैल्यू डाल रहे हैं और आपका क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं ऑन टू फंक्शन को थोड़ा सा समझाऊं तो ऑन टू का मतलब ये होता है कि आपके जितनी भी वैल्यूज है यहाँ पे, कहाँ पे, इमेज में। ये कॉन्सेप्ट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, वहां जाके आप देख सकते हैं। जो भी इमेज है उसकी अपनी एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हर इमेज का अपना एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये रियल नंबर है तो ये भी सारे रियल नंबर होने चाहिए। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा है, पॉजिटिव, यानी कि ये कह रहा है कि ये पूरा का पूरा सेट किससे भरा हुआ है, पॉजिटिव से भरा हुआ है। और ये पूरा का पूरा सेट किससे भरा हुआ है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों से भरा हुआ है। वो कह रहा है पॉजिटिव की इमेज है, पॉजिटिव की इमेज है। भाई नेगेटिव वालों का क्या हुआ, फिर वो तो बच गए। इसका मतलब ये फंक्शन ऑनटू नहीं है, ठीक है। फंक्शन इज नॉट ऑनटू एज आर माइनस हैज नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। आर माइनस हैज नो ऑब्जेक्ट मतलब इन इमेज का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये आर पॉजिटिव यहां रखता और यहां भी आर पॉजिटिव रखता, फिर हम कह सकते थे कि ये फंक्शन आपका ऑन टू में चला जाता, क्योंकि हर इमेज का अपना एक फ्री इमेज होती। तो आप सीधा बोल दोगे फंक्शन इज नॉट ऑन टू एज आर माइनस हैज नो ऑब्जेक्ट। तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया बट नॉट ऑन टू। एफ एक्स इक्वल टू 4x+3 इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 107, फंक्शन के बारे में बात करनी है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल। Function is continuous for all x belongs to real number. Function is continuous and differentiable for all x belongs to real number except 0. Function is discontinuous and infinitely manifold. चलिए कैसे करते हैं, आप इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लीजिए। वैसे एक नंबर का क्वेश्चन है, अगर एक नंबर का क्वेश्चन है विदाउट पेन चला है, हमें चेक करना है, तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि अगर मैं इसमें 0 डालता हूं तो इसका आंसर कितना आ रहा है 3 और इसका आंसर कितना आ रहा है 1। तो LHL RHL f of 1 f of 0 तीनों इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है, 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। मतलब ये LHL को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, RHL को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये f of 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट x इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएबिलिटी की बात चेक करो, डिफरेंशिएशन करूंगा इसका मैं, 3 हटाया 0, x स्क्वायर का कितना 2x, ये 2x और ये 1, ठीक है। 1 का कितना हुआ 0, तो आपने चेक किया 0 डाला इसके अंदर, भाई 0 डालते ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 107, fx is equal to x square plus 3, x is not equal to 0, 1 x is equal to 0। चेक करना है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए देखिए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन को ना मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि हम प्रेजेंट कैसे करें अगर ये आपके कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं प्रूव दैट वाले में कि फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि हम कॉन्टिन्यूअस के लिए काम कैसे करेंगे। कॉन्टिन्यूअस के लिए आपको क्या करना है, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, फिर RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन में यही स्टेप करने हैं, x की जगह 0 माइनस h और h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 प्लस h, h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब लिमिट चेंज होगी, h टेंड्स टू 0। अब देखना है 0 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा है, नॉट इक्वल टू 0 वाले 0 माइनस के लिए भी होता है और 0 प्लस के लिए भी होता है। यहां पे आ गया, क्या लगा देंगे x की जगह 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3।
चलिए अब लिमिट अगर मैं लगा दूं डायरेक्ट इसमें तो इसका आंसर कितना आ गया 3। आगे चेक करो RHL लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3। भाई 0 प्लस के लिए भी यही फंक्शन होगा, लिमिट लगा दी, आंसर कितना आया 3। अब आ जाओ लिमिट x टेंस टू 0 तो कितना आ गया f ऑफ 0 और f ऑफ 0 का आंसर कितना आ रहा है 1। तो LHL इज इक्वल टू RHL not equal to f of 0, so therefore function is not continuous at x is equal to 0। 0 की वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। चलिए अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस हो गया, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। LHG लिमिट x टेंस टू 0 माइनस RHD लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, ये होगा f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन में x माइनस 0, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन में x माइनस 0। सेम वही x की वैल्यू 0 माइनस h टेंस टू 0, x की वैल्यू 0 प्लस h tends to 0 limit h tends to 0 f of 0 minus h f of 0 upon में 0 minus h minus 0 limit h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 0 plus h minus limit h tends to 0 0 minus h कहाँ लगाएंगे इस वाले फंक्शन में, तो जगह 0 minus h होल स्क्वायर प्लस 3 f ऑफ 0 कितनी वैल्यू आ रही है बोलेंगे 1, नीचे आ गया माइनस h। नेक्स्ट 0 प्लस h कौन सा फंक्शन होगा ये वाला, माइनस f ऑफ 0 क्या वैल्यू आ रही है 1 लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर प्लस 2 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर प्लस 2 प्लस h। चलिए अलग अलग कर लेते हैं, h स्क्वायर अपॉन में 2 बाई h h टेंस टू 0 h स्क्वायर अपॉन में h 2 बाई h माइनस h 2 बाई प्लस h। अब एक चीज नोट करो, यहां तो 0 आ गया बट ये नॉट डिफाइंड में चला गया क्योंकि 2 बाई 0 नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। 11th क्लास में आपने यही चीज पढ़ी थी कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा एक मार्क्स के हिसाब से देखते हैं ना हम इसको, तो ऑप्शन के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते थे, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही था कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। लेकिन मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पेपर में आपके पास अगर लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रोसेस को लगा के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आंसर कौन सा सही है, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। बाकी सब जगह पे हो सकता है, x इज इक्वल टू 0 पे नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नोट कर लीजिए, a कैप एंड b कैप साइन थीटा 3/5 दिया है, a कैप डॉट b कैप की वैल्यू निकालिए, और a कैप और b कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। देखो बेटा अगर a कैप और b कैप यूनिट वेक्टर है तो एक चीज समझता हूं कि a कैप का मैग्नीट्यूड 1 आएगा इक्वल टू 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब a कैप डॉट b कैप किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप मैग्नीट्यूड ऑफ b कैप
कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हमें साइन थीटा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको साइन थीटा दिया हुआ है 3/5, तो आप उसे कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट कर लीजिए? स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड कर दो। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? 9/25। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 9/25 प्लस का 9/25 इधर आके माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा 16/25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 4/5। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4/5। यही वैल्यू यहां पुट कर दो 1.1 इंटू प्लस माइनस 4/5। तो आंसर जो आया वो प्लस माइनस 4/5। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 109, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट अपॉन में बी। चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? Which of the following statement is true? Probability of A is equal to probability of A का complement, probability of A is equal to twice of probability of B, probability of A intersection B is equal to 1/2 probability of B, probability of A intersection B is equal to twice of probability of B। तो देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिस बच्चे को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद है वो इसको आराम से कर लेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। जिसको ये फॉर्मूला याद है वो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेगा। ठीक है जी, कैसे करेंगे? ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैंसिल हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। बस इसको समझना जरूरी है। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या होता है? देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि बी में होना ए में ना होना, इसको ऐसे कहते हैं। ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है तो आप इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज द फाइनल आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 110, इफ सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स इज 9, प्रोडक्ट कितना आएगा? तो देखिए बच्चा, अगर सम 9 है तो प्रोडक्ट क्या आएगा? तो पहले आप सोचिए कि सम 9 कैसे हो सकता है। 3 into 3 मैट्रिक्स का सम 9 कैसे हो सकता है? 1 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 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे एलिमेंट का सम 9 है। तो इसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 1। लेकिन ऑप्शन में 1 ही नहीं है। पहला चांस हमने देखा, ऑप्शन में 1 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या हो सकता है? अगला ये हो सकता है कि भाई 3 3 3, बाकी सब जगह 0, बाकी सब जगह 0। ठीक है, तो 3 3 3 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 9 आ गया। अब इसका प्रोडक्ट देखो 0। भाई ये तो कर रहे हो, सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आंसर कितना है? 0। ये ऑप्शन में है, बिल्कुल ए ऑप्शन यही है, 0। ठीक है, और कोई ऑप्शन हो सकता है? अगर आप बोलो सर हम एक काम करते हैं कि सब 9 हो, इसको 9 ले लेते हैं, बाकी सबको 0 ले लेते हैं, तब भी आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब दो आंसर पॉसिबल है, या तो 1 आएगा प्रोडक्ट या 9 0 आएगा। तो अब बाकी केसेस सारे के सारे 0 में चले गए और ऑप्शन में 1 दिया नहीं हुआ, ऑप्शन में 1 नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या है? फाइनल आंसर 0 है। चलिए जी, तो इसका आंसर हो गया 0। तो प्रोडक्ट कितना आ गया बेटा? 3 into 3 मैट्रिक्स का
प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0।